दोस्तों, एक ऐसा देश जो 1945 में दुनिया की सबसे डेवस्टेटिंग न्यूक्लियर बॉम्बिंग झेल चुका था, हिरोशिमा और नागासाकी, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हम कभी वॉर नहीं करेंगे, जिसने अपनी मिलिट्री का नाम तक बदल दिया, आर्मी नहीं सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। वो देश आज खुद दूसरे देशों को मिलिट्री इक्विपमेंट्स दे रहा है, पेट्रोल बोट्स, रेडार्स, सर्वेलेंस सिस्टम दे रहा है। ये है जापान और ये है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आज हम बात करेंगे जापान के ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी OSA फ्रेमवर्क की, जो 2023 में लॉन्च हुआ और जो जापान की पोस्ट वॉर फॉरेन पॉलिसी को फंडामेंटली रीडिफाइन कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जापान का पैसिफिज्म आया कहाँ से। दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म होता है, जापान ने सरेंडर किया इन 1945 अनकंडीशनली। अमेरिका ने जापान पर कब्ज़ा किया और जनरल डगलस मैकार्थर की सुपरविज़न में एक नई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुई। इन 1947 में लागू हुई। इसके आर्टिकल 9 में लिखा गया, और ये दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में से एक है, कि द जापानीज़ पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज अ सोवरेन राइट ऑफ द नेशन। इसका मतलब था जापान कभी वॉर नहीं करेगा, उसकी कोई मिलिट्री नहीं होगी, यानी ऑफिशियली बैंड। अब सोचिए, ये क्लॉज एक ऐसे देश के लिए लिखा गया जो चंद साल पहले पूरे एशिया पैसिफिक में इंपीरियल एग्रेशन चला रहा था। मंचूरिया, चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, पर्ल हार्बर, जापान ने एक मैसिव मिलिटरिस्टिक एम्पायर बिल्ड किया था। तो ये आर्टिकल 9 एक तरह का अटोनमेंट था, एक प्रॉमिस कि हम फिर कभी ये रास्ता नहीं अपनाएंगे। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पैरेलल स्टोरी है। जर्मनी को भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिमिलर कंस्ट्रेंट लगे थे, लेकिन जर्मनी ने नेटो ज्वाइन किया 1955 में और उसकी बुंदेसवार आर्म्ड फोर्सेस रीबिल्ड हुई। जर्मनी का अप्रोच था कि हम मिलिट्री रखेंगे, लेकिन सिर्फ अलायंस के थ्रू और कलेक्टिव डिफेंस के लिए। जापान का अप्रोच डिफरेंट था, हम मिलिट्री ही नहीं रखेंगे। लेकिन रियलिटी में जापान ने 1954 में जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस यानी JSDF बनाई। ये टेक्निकली मिलिट्री नहीं थी, ये सेल्फ डिफेंस फोर्स थी, नाम में ही रिस्ट्रिक्शन एम्बेडेड थी। और डेकेड्स तक जापान ने एक इनफॉर्मल रूल फॉलो किया, डिफेंस स्पेंडिंग का GDP से 1% से ज़्यादा नहीं होगा। ये कोई लॉ नहीं था, बट इट बिकेम पॉलिटिकल नॉर्म, ऑलमोस्ट सेक्रेड। ये था जापान का पैसिफिस्ट DNA। लेकिन दुनिया बदल रही थी। अब समझते हैं वो थ्रेट्स जो जापान को मजबूर कर रहे हैं अपना अप्रोच चेंज करने के लिए। द फर्स्ट वन इज़ चाइना। चाइना की राइज, दोस्तों, ये कोई ओवरनाइट फिनोमेना नहीं है। 1990s से चाइना की इकॉनमी ग्रो हो रही है, लेकिन 2000 के बाद उसकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ने एक अलग ट्रेजेक्ट्री ली। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, जो एक ज़माने में कोस्टल डिफेंस फोर्स थी, वो आज दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है बाय नंबर ऑफ शिप्स। 2023 तक चाइना के पास अप्रॉक्सीमेटली 370 वॉरशिप्स थे, US के पास अराउंड 290। अब स्पेसिफिकली जापान के लिए चाइना का थ्रेट क्या है? आंसर इज़ ईस्ट चाइना सी और सेंकाकू आइलैंड्स। ये अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं जो जापान कंट्रोल करता है, लेकिन चाइना क्लेम करता है। वो इन्हें डाइवू आइलैंड्स कहता है। 2010 में एक चाइनीज़ फिशिंग ट्रैवलर ने जापानीज़ कोस्ट गार्ड की वेसल को रैम किया। ये इंसिडेंट एक मेजर डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया। 2012 में जब जापान ने इन आइलैंड्स को नेशनलाइज किया, मतलब प्राइवेट ओनरशिप से गवर्नमेंट ओनरशिप में ट्रांसफ़र किया, तब चाइना ने मैसिव प्रोटेस्ट किया और अपने कोस्ट गार्ड शिप्स को रेगुलर बेसिस पर इन आइलैंड्स के अराउंड भेजने लगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, 2023 में चाइना के कोस्ट गार्ड वेसल्स ने सेंकाकू आइलैंड के पास रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंट्रूजन्स किए। ऑलमोस्ट 352 बार उनके शिप्स जापानीज टेरिटोरियल वाटर्स के एडजेसेंट जोन में आए। जापान के 2011 के डिफेंस वाइट पेपर में पहली बार चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को एक कंसर्न के रूप में फ्लैग किया गया, और 2012 के वाइट पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंग्विस्टिक शिफ्ट आया। जापानीज़ में एक वर्ड यूज़ हुआ, काउटसुटकी, जिसका मतलब है सुपीरियर पोजीशन से प्रेशर डालना। इंग्लिश वर्जन में इसको सॉफ्टन करके असर्टिव लिखा गया, लेकिन जापानीज़ में ये वर्ड बहुत स्ट्रॉन्गर है। ये सटल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज शिफ्ट बहुत कुछ बता देती है।
जापान ऑफिशियली ये चाइना को एक बुली के रूप में कैरेक्टराइज कर रहा था, बिना डायरेक्टली कहते हुए। 2024 तक जापान के डिफेंस वाइट पेपर में चाइना को ग्रेटेस्ट स्ट्रेटजिक चैलेंज कन्फ्रंटिंग द वर्ल्ड कहा। वर्ल्ड दोस्तों सिर्फ जापान नहीं, ये फ्रेमिंग अनप्रेसिडेंटेड थी। दूसरा थ्रेट है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन के नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल्स का एक रिलेंटलेस बाराज फायर किया है पिछले डिकेड्स में। 2022 में अलोन नॉर्थ कोरिया ने 30+ बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए, इंक्लूडिंग ICBMs जो थ्योरेटिकली US मेनलैंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जापान के लिए इमीडिएट थ्रेट ये है कि नॉर्थ कोरिया की शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स सीधा जापान को टारगेट कर सकती हैं। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने 2 मिसाइल्स फायर किए जो जापान के ऊपर से, होकाइडो के ऊपर से गुजरे। लिटरली जापानीज एयर स्पेस को क्रॉस किया। इमेजिन कीजिए आप सुबह उठें और आपके फ़ोन पर जी अलर्ट नोटिफिकेशन आए कि एक मिसाइल आपके ऊपर से गुजर रही है। ये जापानीज सिटीजन्स के साथ एक्चुअली में हुआ। तीसरा थ्रेट है रशिया। रशिया जापान को नॉर्दर्न नेबर है और दोनों के बीच एक अनरिजॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, दैट इज़ नॉर्दर्न टेरिटरीज या कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट। ये 4 आइलैंड्स हैं, हाबोमाई, शिकोतान, कुनाशिरी और एटोरोफो, जो रशिया ने 1945 में कैप्चर किए थे और आज तक रिटर्न नहीं किए। जापान इन्हें अपना टेरिटरी मानता है। दोनों देशों के बीच टेक्निकली अभी तक पीस ट्रीटी साइन नहीं हुआ है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया तब जापान ने स्ट्रांगली रशिया को कंडेम किया और सैंक्शंस लगाए। रशिया ने रिटेलिएशन में जापान के साथ पीस ट्रीटी नेगोशिएशन सस्पेंड कर दिए और कुरिल आइलैंड्स पर मिलिट्री बिल्डअप बढ़ा दिया, मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय किए और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी किए। और एक और वरिंग ट्रेंड चाइना और रशिया के जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज़ है। 2021 में चाइनीज़ और रशियन वॉरशिप्स ने जॉइंटली जापान को सरकम नेविगेट किया, मतलब पूरे जापान के अराउंड एक नेवल पेट्रोल की। 2022 में इन्होंने जॉइंट बॉम्बर फ्लाइट किए जापान के पास। ये पहली बार था कि जापान को साइमल्टेनियसली 2 मेजर मिलिट्री पावर से एक कोऑर्डिनेटेड सिग्नलिंग मिली। चौथा फैक्टर है US का प्रेशर। अमेरिका जापान का क्लोजेस्ट एलाई है। US जापान सिक्योरिटी अलायंस 1951 से चल रही है। अमेरिका के रफली 54,000 ट्रूप्स जापान में स्टेशनड हैं। ओकिनावा में मेजर बेसेस हैं, लेकिन स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, पहले 2017 में और 2021 में और फिर अब ट्रंप 2.0 में अमेरिका ने क्लियरली कहा था कि एलाइज को ज़्यादा बर्डन शेयर करना होगा। ट्रंप ने नेटो एलाइज को भी यही बोला था, तुम अपना 2% GDP डिफेंस पर स्पेंड करो, और जापान के साथ भी सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हैं। 2019 में ट्रंप ने रिपोर्टेडली कहा था कि जापान को US ट्रूप्स के लिए होस्टिंग कॉस्ट 4 टाइम्स बढ़ाने चाहिए। ये पब्लिक प्रेशर जापान को फोर्स कर रहा है कि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी सीरियसली बिल्ड करे। अब दोस्तों, इन सब के बीच एक लीडर आया जो जापान की फॉरेन पॉलिसी को फंडामेंटली रीसेप करने वाला था। दैट वाज शिंजो आबे। आबे जापान के सबसे इन्फ्लुएंशियल पोस्ट वॉर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक थे। उन्होंने 2006 से 7 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली, फिर 2012 से 2020 तक जापान के सबसे लंबे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बने। आबे का विज़न था प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन टू पीस, मतलब पैसिविज्म से हटकर एक्टिवली पीस में कंट्रीब्यूट करना। ये एक ब्रिलियंट रिफ्रेमिंग थी। उन्होंने पैसिफिज्म को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि रीडिफाइन किया। 2012 में आबे ने प्रोजेक्ट सिंडिकेट में एक लैंडमार्क आर्टिकल लिखा, एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड। इसमें उन्होंने एक विज़न दिया जिसमें जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर एक डायमंड शेप्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाएं जो चाइना की मैरीटाइम असर्टिवनेस को काउंटर करे। ये आर्टिकल दोस्तों क्वाड का इंटेलेक्चुअल ब्लूप्रिंट था, ईयर्स बिफोर क्वाड फॉर्मली रिवाइव्ड हुआ। 2013 में आबे ने PM बनने के बाद अपनी पहली ओवरसीज ट्रिप साउथ ईस्ट एशिया की। वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया गए। ये डेलिबरेट था। उन्होंने कहा
कि आसियान के साथ रिलेशंस जापान की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की सुप्रीमली वाइटल लिंचपिन है। ये आसियान फर्स्ट अप्रोच था। 2014 में आबे गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 को रीइंटरप्रेट किया बिना फॉर्मली अमेंड किए। इससे पहले जापान कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकता था। मतलब अगर जापान का कोई एलाई अटैक हो तो जापान हेल्प नहीं कर सकता था। 2014 की रीइंटरप्रिटेशन ने ये अलाउ किया। लिमिटेड कंडीशंस के अंडर जापान अपने एलाइज की डिफेंस में पार्टिसिपेट कर सकता था। ये बहुत कंट्रोवर्शियल था। जापान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए। टोक्यो में टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग स्ट्रीट्स पर आए। क्रिटिक्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, लेकिन आबे ने आर्ग्यू किया कि चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ये ज़रूरी है। इसी साल 2014 में जापान ने अपने 3 प्रिंसिपल्स ऑन आर्म एक्सपोर्ट्स को भी रिवाइज़ किया। पहले जापान का रूल था हम किसी को भी वेपन्स एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे। अब नया रूल आया, सर्टेन कंडीशंस में पीसफुल पर्पसेस के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स ट्रांसफ़र हो सकता है। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट था। एक इंटरेस्टिंग पैरेलल है, इंडिया के साथ भी ये कनेक्ट होता है। जापान और इंडिया के बीच US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का डील ईयर्स से डिस्कस हो रहा था। सिन मायोवा कंपनी का ये एयरक्राफ्ट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए एक्सेलेंट है, लेकिन प्राइसिंग, ऑफसेट्स और डिलीवरी के इशू में डील अटका रखा है। हालांकि 2014 में जापान ने इंडिया को यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटेना सिस्टम ट्रांसफर्स करने का एग्रीमेंट साइन किया, तो स्लोली प्रोग्रेस हो रही है। दिसंबर 2022 ये डेट जापान की सिक्योरिटी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट है। इस महीने में जापान ने अपने 3 सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स एक साथ रिवाइज किए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS ये ओवरआर्चिंग डॉक्यूमेंट है जो जापान की स्ट्रेटजिक डायरेक्शन डिफाइन करता है। नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी NDS ये स्पेसिफिकली डिफेंस पोस्चर और कैपेबिलिटीज़ को एड्रेस करता है। द नेक्स्ट डिफेंस बिल्डअप प्रोग्राम ये 5 ईयर प्लान है डिफेंस स्पेंडिंग और प्रोक्योरमेंट का। इन 3 डॉक्यूमेंट्स ने मिलकर जापान की डिफेंस पॉलिसी को ड्रामेटिकली रीशेप किया। इसमें से की चेंजेस हैं, पहला, जापान ने पहली बार काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक्वायर करने का डिसीजन लिया। इसका मतलब अगर कोई देश जापान पर मिसाइल अटैक करे तो जापान उस देश को मिसाइल लॉन्च साइट्स को स्ट्राइक कर सकता है। पहले ये कैपेबिलिटी जापान के पास नहीं थी। ये टेक्निकली थी लेकिन पॉलिटिकली ऑफ लिमिट्स थी। अब ये ऑफिशियल पॉलिसी बन गई। दूसरा चेंज, जापान ने अपना डिफेंस बजट ड्रामेटिकली बढ़ाने का कमिटमेंट किया। 2027 तक GDP 2% डिफेंस पर स्पेंड करना है। ये रफली 43 ट्रिलियन येन, अप्रॉक्सीमेटली $320 बिलियन ओवर 5 ईयर्स है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर बन जाएगा, सिर्फ US और चाइना के बाद। तीसरा चेंज, और ये हमारी वीडियो का सेंट्रल पॉइंट है, इन डॉक्यूमेंट्स ने एक नए फ्रेमवर्क का रास्ता खोला, दैट वाज ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस। अब आते हैं कोर टॉपिक पर। OSA क्या है? ऑफिशियल सिक्योरिटी असिस्टेंस यानी OSA जापान का पहला फॉर्मल फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू वो दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकता है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का पहला ओवर्ट स्टेप है मिलिट्री असिस्टेंस के रियल्म में। लेकिन, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट नुआंस है, OSA लीथल वेपन्स का ट्रांसफ़र नहीं करता। ये नॉन लीथल असिस्टेंस है। इसका मतलब कोस्टल सर्वेलेंस रडार्स, पेट्रोल बोट्स, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन गियर, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा ये वेपन्स नहीं हैं, ये टूल्स हैं जो दूसरे देशों की अवेयरनेस और मॉनिटरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं। OSA का फॉर्मल लॉन्च अप्रैल 2023 में हुआ और पहले 4 रेसिपिएंट्स अनाउंस हुए, फिलीपींस, मलेशिया, बांग्लादेश एंड फिजी। अब इन 4 कंट्रीज़ को देखो, ये रैंडम सिलेक्शन नहीं है, ये केयरफुली चूजन पार्टनर्स हैं। फिलीपींस, साउथ चाइना सी में चाइना से डायरेक्टली कॉन्फ्रंटेशन है।
स्ट्रैटेजिकली क्रिटिकल लोकेशन। मलेशिया साउथ चाइना सी क्लेमेंट इम्पोर्टेंट मैरीटाइम नेशन है। बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन रीजन ग्रोइंग मैरीटाइम नीड्स। फिजी पैसिफिक आइलैंड नेशन है जहां चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। आप इसका बजट देखते हैं क्योंकि नंबर्स बहुत कुछ बताते हैं। FY 2023 में पहला साल था जो बजट था सिर्फ 13.8 मिलियन। FY 24 में बजट बढ़ाकर 34.6 मिलियन हो गया, लगभग 2.5 टाइम्स इंक्रीज। FY 25 में बजट और बढ़ाकर 56 मिलियन हो गया, फिर से रफली 60% इंक्रीज। और रिसिपिएंट्स भी बढ़े। अब लिस्ट में थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पापुआ न्यू गिनी, टिमोर लेस्टे और टोंगा भी शामिल हो गए। तो 3 सालों में बजट 13.8 मिलियन से 56 मिलियन डॉलर्स हो गया, रफली 4 टाइम्स ग्रोथ। और रेसिपिएंट्स 4 से बढ़ाकर 12 प्लस हो गए। लेकिन और ये एक ऑनेस्ट असेसमेंट है, ये अमाउंट ग्लोबली देखो तो बहुत छोटा है। अमेरिका का फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। चाइना का BRI ट्रिलियन डॉलर की स्केल पर है। जापान का 56 मिलियन डॉलर्स कंपैरेटिवली बहुत मॉडेस्ट है। लेकिन USA की वैल्यू सिर्फ मनी में नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग है। जापान कह रहा है हम अब सिर्फ ODA देने वाले देश नहीं हैं, हम सिक्योरिटी पार्टनर भी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक ज़रूरी डिस्टिंक्शन समझेंगे ODA और USA का फ़र्क। ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये जापान का ट्रेडिशनल एड प्रोग्राम है। जापान डिकेड्स से दुनिया के सबसे बड़े ODA डोनर्स में से एक रहा है। 1990s में तो दुनिया में जापान नंबर 1 था ODA डोनर में। ODA के थ्रू जापान ने रोड्स बनाए, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, वाटर सिस्टम्स इंस्टॉल किए, प्योर डेवलपमेंट एड। लेकिन ODA की एक स्ट्रिक्ट रूल थी, कोई मिलिट्री पर्पस नहीं। अगर किसी देश की आर्मी को कुछ देना है, इवन डिजास्टर रिलीफ इक्विपमेंट, तो ODA के थ्रू नहीं दे सकते थे। ये रूल जापान के 3 प्रिंसिपल्स ऑन आर्म एक्सपोर्ट से आता था। 2015 में जापान ने डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चार्टर रिवाइज किया और एक स्मॉल ओपनिंग बनाई। आर्म्ड फोर्सेस को नॉन मिलिट्री पर्पस के लिए ODA सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे डिज़ास्टर रिलीफ। 2021 में फिलीपींस आर्म्ड फोर्सेस को लाइफ सेविंग इक्विपमेंट दिया गया। ये एक प्रेसिडेंट था। लेकिन फिर भी ODA फंडामेंटली डेवलपमेंट के लिए है, सिक्योरिटी के लिए नहीं। USA एक अलग चैनल है, ये एक्सप्लिसिटली सिक्योरिटी फोकस्ड है। डिफेंस इक्विपमेंट, मिलिट्री ट्रेनिंग, सर्वेलेंस सिस्टम, ये सब USA के स्कोप में आते हैं। ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जापान नहीं चाहता कि उसका डेवलपमेंट एड मिलिटराइज्ड दिखे। अगर ODA के थ्रू मिलिट्री इक्विपमेंट देना शुरू करें तो क्रिटिक्स कहेंगे कि जापान अपने डेवलपमेंट एड को वेपन के इन्फ्लुएंस बना रहा है, जैसे चाइना पर BRI के रिगार्डिंग एलिगेशंस हैं। इसलिए अलग फ्रेमवर्क बनाया ताकि डेवलपमेंट एड की क्रेडिबिलिटी बनी रहे और सिक्योरिटी असिस्टेंस का एक सेपरेट ट्रांसपेरेंट चैनल हो। एक इंटरेस्टिंग पैरेलल यहाँ पर यह है कि जर्मनी भी एक सिमिलर डायलेमा फेस करता है। जर्मनी ने डेकेड्स तक अपनी डेवलपमेंट एड और मिलिट्री एक्सपोर्ट को स्ट्रिक्टली सेपरेट रखा। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी ने भी अपनी अप्रोच शिफ्ट की। जाइटेनवेंडे या टर्निंग पॉइंट की कॉन्सेप्ट और 100 बिलियन यूरो का स्पेशल डिफेंस फंड अनाउंस किया। जापान और जर्मनी दोनों वर्ल्ड वॉर 2 के एग्रेसर्स थे। दोनों ने पैसिफिस्ट आइडेंटिटी अडॉप्ट की और दोनों अब एक सिमिलर पिवट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अप्रोच नुआंस्ड है। ये होल स्केल रिमिलिटराइजेशन नहीं है, ये कैलिब्रेटेड एडजस्टमेंट है। अब बात करते हैं आसियान के बारे में, क्योंकि OSCE का सबसे बड़ा फोकस साउथ ईस्ट एशिया पर है। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 मेंबर कंट्रीज़ का एक ब्लॉक है। इनमें से कई कंट्रीज़ साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। जापान का आसियान के साथ रिलेशनशिप बहुत पुराना और डीप है। वर्ल्ड वॉर 2 के डेवस्टेशंस के बाद जापान ने साउथ ईस्ट एशिया में अपनी इमेज रीबिल्ड की, प्राइमरीली इकोनॉमिक एड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। 1977 में PM टाकियो फकुदा ने फकुदा डॉक्ट्रिन दिया, जो कहता था कि जापान मिलिट्री पावर नहीं बनेगा,
साउथ ईस्ट एशिया के साथ इक्वल पार्टनरशिप रखेगा और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा। ये डॉक्ट्रिन डिकेड्स तक जापान की साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी का फाउंडेशन रही। अब शिंजो आबे ने इस लेगेसी को एक स्टेप फर्दर ले आए हैं। आसियान को उन्होंने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का कोर बनाया। जापान ने फिलीपीन को 10 पेट्रोल बोट्स प्लेस किए, वियतनाम को 6 मॉडिफाइड वेसल्स प्लेस किए, इंडोनेशिया को पेट्रोल बोट्स और मैरीटाइम सर्वेलेंस इक्विपमेंट दिया। आसियान वाइड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए। ADMM प्लस फ्रेमवर्क में मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप को शेयर किया फिलीपींस के साथ 2024 से 2027 साइकिल के लिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जैस्मिन, जापान आसियान मिनिस्टीरियल इनिशिएटिव फॉर इन्हांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन। इसके अंडर शिप राइडर, जिसमें आसियान कंट्रीज़ के पर्सोनल जापानीज शिप्स पर राइड करते हैं और जॉइंट ऑपरेशन सीखते हैं। ये ट्रस्ट बिल्डिंग का एक ब्रिलियंट टूल है। और दोस्तों, जापान ने एक और यूनिक अचीवमेंट हासिल की। वो पहला प्लस कंट्री हुआ बना जो आसियान का डायरेक्ट कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर हॉटलाइन ऑपरेशनलाइज किया। ये क्राइसिस कम्युनिकेशन के लिए है। अगर समंदर में कोई इंसिडेंट हो तो तुरंत सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके। ये छोटा लगता है लेकिन डिप्लोमेसी में ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पहला होना सोर्स कमिटमेंट। एक पैरेलल स्टोरी यहाँ रेलेवेंट है। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद US और सोवियत यूनियन ने रियलाइज़ किया कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन ज़रूरी है, तो हॉटलाइन इस्टेब्लिश हुआ वाशिंगटन और मॉस्को के बीच। सिमिलरली एशिया पैसिफिक में जहाँ ग्रे जोन इंसिडेंट्स, कोस्ट गार्ड कन्फ्रंटेशंस, फिशिंग बोट डिस्प्यूट्स रेगुलरली होते हैं, क्राइसिस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल है। जापान ये बिल्ड कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया को थोड़ा जूम इन करते हैं और फिलीपींस को देखते हैं। फिलीपींस को समझना ज़रूरी है क्योंकि ये USA का सबसे प्रोमिनेंट रेसिपिएंट है। फिलीपींस का साउथ चाइना सी में चाइना के साथ ऑनगोइंग कॉन्फ्रंटेशन है। स्कारबरो शोल जो फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, चाइना ने 2012 में इफ़ेक्टिवली सीज कर लिया। सेकेंड थॉमस शोल, जहां फिलीपींस ने डेलिबरेटली एक पुराना शिप BRP सिएरा माद्रे ग्राउंड किया हुआ है ताकि अपना प्रेजेंस मेंटेन कर सके, वहाँ चाइनीज़ कोस्ट गार्ड रेगुलरली फिलीपींस फ्री सप्लाई मिशंस को ब्लॉक करता है। जापान फिलीपींस को ऐसे के थ्रू क्या दे रहा है? कोस्टल सर्विलेंस रेडार्स, ताकि फिलीपींस अपने वाटर्स में क्या हो रहा है ये रियल टाइम मॉनिटर कर सके। एयर सर्विलेंस रेडार सिस्टम, 4 सिस्टम ट्रांसफ़र किए गए। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इक्विपमेंट HADR, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये स्ट्रेटजिकली क्यों इम्पोर्टेंट है? फिलीपींस के पास एक क्रिटिकल वाटरवे है, लुजोन स्ट्रेट। ये ताइवान और फिलीपींस के बीच का स्ट्रेट है जो पैसिफिक ओशन को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। दुनिया का मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रेड इससे गुजरता है। अगर ये स्ट्रेट डिसरप्ट हो, जैसे अगर ताइवान के अराउंड कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा। जापान के लिए ये डायरेक्टली रेलेवेंट है क्योंकि जापान की इकोनॉमी हैवीली डिपेंडेंट है मैरीटाइम ट्रेड पर। जापान अपना 99% ट्रेड बाय सी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अगर साउथ चाइना सी या लुजोन स्ट्रेट में शिपिंग डिस्टर्ब हो, जापान की इकोनॉमी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो फिलीपींस को रेडार्स देना सिर्फ फिलीपींस की हेल्प नहीं है, ये जापान की ओन सिक्योरिटी है। अगर फिलीपींस बेटर मॉनिटर कर सके कि जापानी शिप्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन जापान और US के साथ शेयर हो सकती है और एक इंटीग्रेटेड रीजनल पिक्चर बन सकता है। यहाँ पर एक और डायमेंशन है, जापान फिलीपींस US ट्राइलैटरल कॉरपोरेशन। 2024 में पहली बार जापान, फिलीपींस और US के लीडर्स ने ट्राइलैटरल समिट की। ये हिस्टोरिक था। जापान फिलीपींस के बीच रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA भी डिस्कशन में है, जो अलाउ करेगा दोनों देशों की फोर्सेस एक दूसरे के टेरिटरी में ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस के लिए जाएं। एक पैरेलल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से मिलता है। जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 2022 में RAA साइन किया। ये जापान का पहला RAA किसी नॉन US कंट्री के साथ था। और 2025 में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लैंडमार्क $6.5 बिलियन डील साइन की, जो कि मोगामी क्लास फ्रिगेट बिल्ड करने के लिए थी।
ये जापान का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट डील है जिस सिंस द पोस्ट वॉर आर्म्स बैन एंडेड। ये डील जापान की डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस के लिए गेम चेंजिंग है। यहाँ पर दोस्तों जापान और इंडिया का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान और इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले 2 डिकेड्स में ड्रामेटिकली डीपेन हुई है। 2+2 मिनिस्टर डायलॉग जिसमें दोनों देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स मिलते हैं। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कुछ सेलेक्ट कंट्रीज़ के साथ होता है। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट वन है। आबे ने 2007 में इंडियन पार्लियामेंट में एक हिस्टोरिक स्पीच दिया था, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 2 सीज, जिसमें उन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के कन्वर्जेंस की बात की थी। ये स्पीच इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट के अर्लीस्ट आर्टिकुलेशंस में से एक था। क्वाड, जिसमें जापान, इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया हैं, ये जापान के लिए ओएसए का ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है। ओएसए क्वाड कंट्रीज़ के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ओएसए के थ्रू एड नहीं दी जा सकती रही, लेकिन ओएसए इन क्वाड के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड ऑर्डर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। देन जापान इंडिया डिफेंस कॉरपोरेशन के कुछ की एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जिमेक्स, जिसमें मैरीटाइम एक्सरसाइज है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज। देन यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम नवंबर 2024 में जापान ने इंडिया को ट्रांसफ़र किया। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, ये इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस हैं लेकिन स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का फाउंडेशन है। एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि जापान इंडिया को इसलिए भी इम्पोर्टेंट मानता है क्योंकि इंडिया इंडियन ओशन का डोमिनेंट पावर है। जापान की ऑयल सप्लाईज लार्जली मिडिल ईस्ट से आती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर इंडियन ओशन के थ्रू। इंडियन नेवी की प्रेजेंस इंडियन ओशन में जापान की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी क्रिटिकल है। तो जापान इंडिया कोऑपरेशन प्योरली अल्ट्रुइस्टिक नहीं है, ये डीपली स्ट्रेटेजिक है। एक एरिया जो लोग ऑफन ओवरलुक करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़। फिजी ओएसए के पहले रेसिपिएंट में से एक है। टोंगा और पीएनजी 2025 में ऐड हुए हैं। क्यों? क्योंकि चाइना एग्रेसिवली पैसिफिक आइलैंड्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। 2022 में चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया जिसने अलार्म बेल बजाए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस और जापान में। अगर चाइना पैसिफिक आइलैंड्स में मिलिट्री बेसिस बनाता है तो ये पैसिफिक ओशन की स्ट्रेटेजिक जियोग्राफी को फंडामेंटली अल्टर कर देगा। जापान पैसिफिक आइलैंड्स के साथ हिस्टोरिकली एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रखता है। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत से पैसिफिक आइलैंड्स पर कब्जा किया था। पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, ये सब जापानीज मैंडेट टेरिटरीज थे। आज जापान इन आइलैंड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहा है, ओडीए के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, फिशरीज सपोर्ट, क्लाइमेट चेंज असिस्टेंस। ओएसए एक नया टूल है इस रिलेशनशिप को डीपेन करने के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैसिफिक आइलैंड नेशंस के पास फॉर्मल मिलिट्री फोर्सेस नहीं है। फिजी की मिलिट्री है लेकिन टोंगा की बहुत छोटी है और कुछ आइलैंड्स के पास बिल्कुल नहीं। ओएसए गाइडलाइंस में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी सपोर्ट दिया जा सके, जैसे कोस्ट गार्ड्स, पुलिस, मैरीटाइम विंग्स एट्सेट्रा। और एक फैसिनेटिंग डिटेल ये है कि कुछ पैसिफिक आइलैंड नेशंस ताइवान को रिकग्नाइज करते हैं, चाइना को नहीं। पलाऊ, मार्शल आइलैंड्स, तुवालू, ये ताइवान के डिप्लोमेटिक एलाइज हैं। ओएसए के थ्रू इन देशों के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करना इनडायरेक्टली ताइवान सपोर्ट का एक एलिमेंट भी है, हालांकि जापान ऑफिशियली ये कहता नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और नुआंस्ड टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ द जापानीज पब्लिक ओपिनियन ऑन ऑल दिस डेवलपमेंट्स। जापान की पब्लिक ओपिनियन एक पैराडॉक्स है। एक तरफ थ्रेट परसेप्शन बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ पैसिफिस्ट वैल्यूज़ डीपली रूटेड हैं। चलिए नंबर्स देखते हैं। FY24 मोफा सर्वे, 81.5% रिस्पोंडेंट्स एग्री कि ईस्ट एशिया का सिक्योरिटी इन्वायरमेंट वर्सनिंग हो रहा है। 57.4% कहते हैं कि यूएस और एलाइज के साथ कोऑपरेशन स्ट्रेंथन करना चाहिए। 47.4% कहते हैं कि जापान की ओन डिफेंस कैपेबिलिटीज़ रीइंफोर्स करनी चाहिए। अब देखते हैं यू टोक्यो रोल सर्वे 2025। 65% रिस्पोंडेंट्स जापान की सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न है।
लेकिन 45% एग्री करते हैं कि जापान मस्ट नॉट यूज़ फोर्स अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। किसी भी कंडीशन में फोर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। 60% अपोज करते हैं जापान का न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना या यूएस की न्यूक्लियर वेपन्स जापानीज सोयल पर स्टेशन करना। ये नंबर्स एक फैसिनेटिंग कॉन्ट्रडिक्शंस रिवील करते हैं। लोग कहते हैं हाँ थ्रेट है, डिफेंस बढ़ाओ, लेकिन साथ में कहते हैं लेकिन फोर्स मत यूज़ करो, न्यूक्लियर वेपन्स मत लाओ। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस नहीं है, ये डीपली एम्बेडेड कल्चरल वैल्यूज़ हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का ट्रॉमा जेनरेशनल है। योमिउरी शिंबुनु पोल 63% रिस्पोंडेंट्स डिफेंस स्पेंडिंग के लिए टैक्स इंक्रीज अपोज करते हैं, सिर्फ 28% सपोर्ट करते हैं। इवन रूलिंग पार्टी सपोर्टर्स में हाफ से कम फेवर करते हैं। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज है। जापान की गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग जीडीपी का 2% तक ले जाना चाहती है, लेकिन पब्लिक टैक्स इंक्रीज नहीं चाहती। तो पैसा कहाँ से आएगा? ये एक रियल फिस्कल डायलेमा है। यूएस के लिए ये क्या मतलब रखता है? ओएसए का नॉन लीथल फ्रेमिंग बहुत स्मार्ट है। अगर जापान लीथल वेपन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स दूसरे देशों को दे रहा होता तो पब्लिक ऑपोजिशन ज़्यादा होता। लेकिन कोस्टल रेडार्स, पेट्रोल बोट्स, डिज़ास्टर रिलीफ इक्विपमेंट ये एक्सेप्टेबल है। पब्लिक को लगता है ये तो हेल्प है, ये तो एग्रेशन नहीं है। लेकिन अगर फ्यूचर में ओएसए का स्कोप एक्सपांड होता है लीथल असिस्टेंस की तरफ या ज़्यादा फॉरवर्ड लीनिंग मिलिट्री सपोर्ट की तरफ, तो पब्लिक रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। एक कंपैरेटिव पॉइंट ये है कि साउथ कोरिया में भी एक सिमिलर डायनामिक है। साउथ कोरियंस ओवरवेलमिंगली नॉर्थ कोरिया को थ्रेट मानते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने का सपोर्ट और अपोजिशन दोनों सिग्निफिकेंट है। एशिया के इन देशों में सिक्योरिटी और पैसिफिज्म का टेंशन एक कॉमन फीचर दिखता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। जापान में एक ऑनगोइंग डिबेट है कि आर्टिकल 9 को अमेंड करना चाहिए या नहीं। आबे का सपना था आर्टिकल 9 को फॉर्मली अमेंड करना, जीएसडीएफ को एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना। करंटली जीएसडीएफ का एग्जिस्टेंस टेक्निकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मिलिट्री नहीं होगी लेकिन जीएसडीएफ है, तो ये एक री इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है। आबे चाहते थे कि ये एम्बिग्यूटी ख़त्म हो, जीएसडीएफ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन मिले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जापान में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, प्लस एक नेशनल रेफरेंडम। ये बहुत हाई बार है। 2022 के इलेक्शंस में अमेंडमेंट सपोर्टिंग पार्टीज़ के पास रिक्वायर्ड सीट्स थे, लेकिन रेफरेंडम की पॉलिटिकल विल नहीं बनी। आबे की 2022 में ट्रैजिक असैसिनेशन के बाद ये मोमेंटम और स्लो हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के भी जापान ने बहुत कुछ बदल दिया है। 2014 की कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस री इंटरप्रिटेशन, 2015 की सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, 2022 के एनएसएस रिवीजन, ओएसए का लॉन्च, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिना हुआ है। जापान ने इसेंशियली आर्टिकल 9 के अराउंड एक क्रिएटिव लीगल आर्किटेक्चर बिल्ड की है जो प्रोग्रेसिव एक्सपांसन अलाउ करती है। ये अप्रोच कुछ स्कॉलर्स को अनकंफर्टेबल करती है। वो कहते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंट चेंज कर रहे हो बिना टेक्स्ट चेंज किए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी के लिए प्रॉब्लमैटिक है। दूसरे कहते हैं ये प्रैग्मेटिक अडेप्टेशन है एक चेंजिंग वर्ल्ड में। ओएसए का एक अंडर डिस्कस्ड एंगल है जापान की डिफेंस इंडस्ट्री। जापान के पास सोफिस्टिकेटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़, कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज़, आईएचआई कॉरपोरेशंस, ये कंपनीज एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती हैं, लेकिन डिकेड्स तक जापान वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था, तो ये कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक जीएसडीएफ के लिए प्रोड्यूस करती थी। मार्केट छोटा था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं थी और कॉस्ट बहुत हाई थे। और जब आर्म्स एक्सपोर्ट्स रूल रिलैक्स हुए हैं, जापान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नया मार्केट ओपन हो रहा है। मोगामी क्लास फ्रिगेट डील ऑस्ट्रेलिया के साथ $6.5 बिलियन, ये एक ब्रेक थ्रू है। ये नेक्स्ट जनरेशन वॉरशिप्स हैं जो स्टेल्थ फीचर्स और एडवांस सेंसर्स के साथ आते हैं। जापान की एमएचआई ये बिल्ड करेगी। जीसैप ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जापान, यूके और इटली मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट डेवलप कर रहे हैं। ये 2035 तक ऑपरेशनल होना चाहिए।
ये जापान के लिए हिस्टोरिकली अनप्रेसिडेंटेड है। पहली बार जापान एक मेजर इंटरनेशनल वेपन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में पार्टनर है। ओएसए इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे फिट करता है? एनालिस्ट का कहना है कि ओएसए के जो एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप बिल्ड होंगी, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, मेंटेनेंस कैसे प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग कैसे देते हैं, ये फाउंडेशन बनेगा फ्यूचर का लार्जर डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोग्राम के लिए। जैसे जापान ने बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफ़र की फाइनेंसिंग मॉडल्स के साथ, वैसे ही फ्यूचर में डिफेंस इक्विपमेंट के लिए सिमिलर मॉडल्स डेवलप हो सकते हैं। JBIC जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन के थ्रू लोन एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज एट्सेट्रा। अब डिस्कस करते हैं चाइना के रिएक्शन का। चाइना ओएसए को कैसे देखता है? चाइना ने जापान के सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन को कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया है। बीजिंग का नैरेटिव है कि जापान अपने मिलिटरिस्टिक पास्ट की तरफ लौट रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 की एग्रेशन की तरफ। चाइनीज स्टेट मीडिया रेगुलरली इस एंगल से रिपोर्टिंग करता है, लेकिन रियलिटी में चाइना का ओन मिलिट्री बिल्डअप जो है, एनुअल डिफेंस बजट ऑफिशियली $2 to $5 बिलियन है 2023 में, लेकिन एक्चुअल स्पेंडिंग एस्टिमेट्स 300+ बिलियन है। वो जापान के ट्रांसफॉर्मेशन से कहीं ज़्यादा रैपिड है। चाइना ने साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स डिप्लॉय किए हैं। जापान का $56 मिलियन का ओएसए प्रोग्राम इस स्केल के सामने सिंबॉलिक है, लेकिन डिप्लोमेसी में सिंबॉलिक मैटर करते हैं। ओएसए का मैसेज ये है कि जापान अब पैसिव ऑब्जर्वर नहीं है, वो एक्टिवली रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये चाइना के लिए अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करता है, स्पेशली आसियान कंट्रीज़ में। एक इंटरेस्टिंग डायनामिक ये है कि आसियान कंट्रीज़ चाइना के साथ भी इकोनॉमिक टाइज रखते हैं और जापान के साथ भी। ये हेजिंग स्ट्रेटजी है, किसी एक साइड फुल्ली कमिट नहीं करना। जापान का अप्रोच ये है कि वो आसियान को एक अल्टरनेटिव ऑफर करे, बिना फोर्स किए, बिना आसियान सेंट्रलिटी को चैलेंज किए। ये चाइना के अप्रोच से डिफरेंट है। चाइना ऑफन बायलैटरल प्रेशर यूज़ करता है आसियान मेंबर्स पर इंडिविजुअली। जैसे 2016 में फिलीपींस ने हेग में आर्बिट्रेशन केस जीता साउथ चाइना सी के बारे में, जब तो ट्राइब्यूनल ने क्लियरली कहा कि चाइना का 9 लाइन क्लेम लीगली इनवैलिड है, लेकिन चाइना ने रूलिंग रिजेक्ट कर दिया। जापान ने इस रूलिंग को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और इंटरनेशनल लॉ के रूल बेस्ड ऑर्डर की इम्पोर्टेंस एम्फेसाइज की। ये जापान की अप्रोच है, लीगल नॉर्म्स और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इन्फ्लुएंस, नॉट थ्रू कोअर्सन। अब देखते हैं कि ओएसए FOIP यानी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक से कैसे जुड़ा हुआ है। FOIP कॉन्सेप्ट को सबसे पहले PM आबे ने 2016 में आर्टिकुलेट किया केन्या के नैरोबी में। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन इंडियन ओशन से पैसिफिक ओशन तक है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। इसका पहला ये वाला प्रिंसिपल है, समंदर में कोई भी शिप फ्रीली नेविगेट कर सके, रूल ऑफ लॉ होने चाहिए, डिस्प्यूट्स लीगल मैकेनिज्म से सॉल्व हों, फोर्स से नहीं, फ्री ट्रेड होना चाहिए, ओपन मार्केट्स, फेयर कंपटीशन होनी चाहिए। अमेरिका ने भी अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई, ऑस्ट्रेलिया ने भी, इंडिया ने भी, फ्रांस, UK, जर्मनी, EU, लेकिन जापान पहला मेजर पावर था जिसने इंडो पैसिफिक को एक फॉर्मल स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट के रूप में आर्टिकुलेट किया। FOIP ओरिजिनली प्राइमरीली इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट था, ओएसए इसमें सिक्योरिटी डायमेंशन ऐड करता है। अब FOIP सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड नहीं है, अभी ये मैरीटाइम सर्वेलेंस, डिफेंस कैपेसिटी बिल्डिंग और रीजनल डिटरेंस भी है। 2023 में PM किशिदा ने FOIP को अपडेट किया, न्यू प्लान फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक लॉन्च किया। इसमें एक्सप्लिसिटली सिक्योरिटी कोऑपरेशन को सेंट्रल पिलर बताया गया। दोस्तों, आप थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। ओएसए की अचीवमेंट्स एक्नॉलेज करते हुए चैलेंजेस भी समझने ज़रूरी हैं। नंबर 1, बजट बहुत छोटा है। 56 मिलियन FY25 के लिए ये इंडो पैसिफिक की वास्ट नीड्स के सामने एक बूंद है सागर में। US का फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग प्रोग्राम एनुअली 6 बिलियन प्लस का है। चाइना का BRI 1 ट्रिलियन प्लस है। जापान को सिग्निफिकेंटली स्केल अप करना होगा अगर ओएसए को मीनिंगफुल इम्पैक्ट बनाना है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी की कमी। जापान के पास ODA के लिए जीका है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड एजेंसी
जो डेकेड्स से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रही है, लेकिन ओएसए के लिए इक्विवेलेंट एजेंसी नहीं है। मोफा का एक ऑफिस हैंडल कर रहा है, लेकिन डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग, एवेल्यूएशन, फॉलोअप के लिए। थर्ड वन, नॉन लीथल रिस्ट्रिक्शन। ओएसए सिर्फ नॉन लीथल इक्विपमेंट दे सकता है, लेकिन कुछ पार्टनर कंट्रीज़ को ज़्यादा चाहिए। वेपन सिस्टम, एम्यूनिशन, एडवांस प्लेटफॉर्म्स जापान ये प्रोवाइड नहीं कर सकता ओएसए के थ्रू। ये ओएसए की इफ़ेक्टिवनेस को लिमिट करता है। फोर्थ चैलेंज, मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी। इक्विपमेंट देना एक बात है, उसकी मेंटेनेंस करना दूसरी बात। अगर जापान फिलीपींस को रडार सिस्टम देता है तो स्पेयर पार्ट्स कहाँ से आएंगे? टेक्नीशियंस कौन ट्रेन करेगा? लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन बनाएगा? जापान को ये सब फिगर आउट करना होगा, और इन एरियाज़ में जापान की इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस लिमिटेड है कंपेयर टू यूएस या फ्रांस, जो डेकेड्स से ये कर रहे हैं। फिफ्थ वन, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सेंसिटिविटी। जैसे हमने देखा, जापानीज़ पब्लिक कॉन्शियसली सपोर्ट करती है, लेकिन लिमिट्स हैं। अगर कोई इंसिडेंट हो, जैसे अगर ओएसए के थ्रू दिया गया इक्विपमेंट किसी कॉन्फ्लिक्ट में यूज़ हो, तो डोमेस्टिक बैकलैश हो सकता है। ये पॉलिटिकल रिस्क जापान की गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंटली मैनेज करना होगा। लास्ट वन, रेसिपिएंट कंट्रीज़ का बैलेंस। आसियान कंट्रीज़ चाइना के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशन रखते हैं। अगर जापान का सिक्योरिटी असिस्टेंस ज़्यादा एग्रेसिव दिखे तो कुछ आसियान कंट्रीज़ अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। वो नहीं चाहते कि उन्हें चाइना और जापान के बीच चूज़ करना पड़े। जापान को केयरफुली नेविगेट करना होगा। हेल्प करो, लेकिन प्रेशर मत डालो। दोस्तों, जापान का ये ट्रांसफॉर्मेशन आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा, ये एक ब्रॉडर ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। जर्मनी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, फरवरी 22 में चांसलर ओलफ स्कोल्ज ने बुंडेस्टाग में जेंस वेंडे टर्निंग पॉइंट अनाउंस किया। $100 बिलियन का स्पेशल डिफेंस फंड, नेटो का 2% जीडीपी टारगेट अचीव करने का कमिटमेंट था, यूक्रेन के वेपन सप्लाई, ये सब जर्मनी के पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट आइडेंटिटी से मेजर डिपार्चर था। जर्मनी ने डेकेड्स में पहली बार हेवी वेपन्स, लेपर्ड टैंक्स, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेजे। जापान और जर्मनी की सिमिलैरिटी स्ट्राइकिंग है। दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स थे। दोनों ने पोस्ट वॉर पैसिफिस्ट आइडेंटिटीज़ अडॉप्ट की। दोनों ने इकोनॉमीज़ एक्सपोर्ट ड्रिवन है, और दोनों अब एक सिमिलर पिवट कर रहे हैं। लेकिन अब की डिफरेंस है, जर्मनी का पिवट लार्जली यूक्रेन वॉर से ट्रिगर्ड है, जबकि जापान का पिवट एक लॉन्गर, मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है जो डेकेड्स से चल रही है। द सेकेंड पैरेलल इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का डिफेंस स्पेंडिंग ऑलरेडी जीडीपी का 2.6% प्लस है, और वो दुनिया के टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से एक है। K9 थंडर हाउट्सर, FA-50 फाइटर जेट्स, K2 ब्लैक पैंथर टैंक्स साउथ कोरिया एग्रेसिवली डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है पोलैंड, रोमानिया एंड अदर कंट्रीज़ को। जापान कंपैरेटिवली इस रेस में बहुत पीछे है। ऑस्ट्रेलिया, ऑकस डील के थ्रू ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स एक्वायर कर रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस पोस्चर में बिगेस्ट शिफ्ट है डिकेड्स में। जापान के साथ फ्रिगेट डील इसी ब्रॉडर ट्रेंड का हिस्सा है। इन सब कंट्रीज़ को कॉमन थ्रेट क्या है? चाइना की राइज और रशिया का एग्रेशन ने लिबरल डेमोक्रेसीज़ को फोर्स किया है अपनी डिफेंस पोस्चर्स रीथिंक करने के लिए। ये एक ग्लोबल फिनोमेना है, और जापान इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये वीडियो इंडियन ऑडियंस के लिए क्यों रेलिवेंट है? पहला, जापान इंडिया का एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जापान की सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है। दोनों चाइना की असर्टिवनेस के बारे में कंसर्न है। दोनों फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक चाहते हैं। दोनों क्वाड मेंबर्स हैं। दूसरा, जापान का ओएसए फ्रेमवर्क इंडिया के नेबरहुड में भी एक्टिव है। श्रीलंका और बांग्लादेश ओएसए रिसिपिएंट हैं। ये इंडियन ओशन रीजन में जापान की प्रेजेंस बढ़ा रहा है। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करेगा। लेकिन इंडिया को ये भी मॉनिटर करना होगा कि जापान का इंगेजमेंट इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ अलाइंड रहे। तीसरा, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। जापान इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन बढ़ रही है। यूनिकॉर्न एंटीना सिस्टम, पॉसिबल US-2 एयरक्राफ्ट डील, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ओएसए से जापान की डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ रही है, जो इंडिया को भी बेनिफिट कर सकती है लॉन्ग टर्म में। चौथा, क्वाड एनर्जी। ओएसए क्वाड के बॉर्डर फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करता है।
जब जापान आसियान कंट्रीज़ को मैरीटाइम अवेयरनेस कैपेबिलिटी देता है तो ये क्वाड के इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है। लेकिन एक कॉशनरी नोट है, इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि इंडियन ओशन रीजन में जापान की ग्रोइंग प्रेजेंस इंडिया की ओन लीडरशिप रोल को कम्प्लीमेंट करे, कम्पीट ना करे। इंडिया ट्रेडिशनली इंडियन ओशन को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है। जापान का श्रीलंका बांग्लादेश में इंगेजमेंट इंडिया के साथ कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। तो ओएसए का फ्यूचर क्या है? सबसे पहले आने वाले 3 सालों में बात करते हैं। रिसिपिएंट्स और बढ़ेंगे, वियतनाम, कंबोडिया और अदर आसियान कंट्रीज़ ऐड हो सकते हैं। बजट बढ़ता रहेगा, पॉसिबली 100+ मिलियन तक हम देख सकते हैं। इक्विपमेंट टाइप्स डाइवर्सिफाई होंगे, यूएवीज, पेट्रोल वेसल्स, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। आने वाले 7 से 8 सालों में इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर स्ट्रेंथन होगा, डेडिकेटेड ओएसए एजेंसी बन सकती है, जीबीआईसी के थ्रू डिफेंस फाइनेंस मॉडल डेवलप होंगे, ओएसए के एक्सपीरियंस से लार्जर डिफेंस एक्सपोर्ट्स फैसिलिटेट होंगे, जैसे मोगामी क्लास फ्रिगेट डील लॉन्ग टर्म। आने वाले 15 सालों में हम देख सकते हैं जापान पोटेंशियली लीथल डिफेंस इक्विपमेंट भी ओएसए लाइक फ्रेमवर्क के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल इवैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। जापान एक फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है इंडो पैसिफिक में, नॉट जस्ट चेक राइटर। जीसीएपी फाइटर जेट प्रोग्राम से जापान ग्लोबली कम्पिटिटिव डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैविएट है, ये सब तब होगा जब जापान सक्सेसफुली अपने डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट नेविगेट कर सके। पब्लिक ओपिनियन, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स, फिजिकल प्रेशर्स, ये सब चैलेंजेस हैं। जापान का ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल है, रिवोल्यूशनरी नहीं, और शायद यही इसका स्ट्रेंथ है। ये सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉट अ नी जर्क रिएक्शन। दोस्तों, तो ये थी जापान की एक्स्ट्रॉर्डनरी जर्नी, पैसिफिज्म से स्ट्रेटजिक मैच्योरिटी तक। 1945 में एक डेवस्टेटेड डिफीटेड नेशन जिसे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में वॉर अनाउंस किया, 2025 में एक कॉन्फिडेंट केपेबल नेशन जो एक्टिवली रीजनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ओएसए छोटा है, बजट मॉडेस्ट है, स्कोप लिमिटेड है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस छोटा नहीं है। ये जापान की पोस्ट वॉर आइडेंटिटी का एक फंडामेंटल इवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि पीस के लिए एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, मैरीटाइम सर्वेलेंस सिस्टम देने से, पार्टनर कंट्रीज़ की कैपेसिटी बिल्ड करने से, रीजनल डेटरेंस स्ट्रेंथन करने से, ये सब पीस की डायरेक्शन में कदम है। जैसे आबे ने कहा था, प्रोएक्टिव कंट्रीब्यूशन टू पीस, ये ऑक्सीमोरॉन नहीं है, ये एक मैच्योर स्ट्रेटेजिक फिलॉसफी है। जापान का ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया के लिए, आसियान के लिए और इंडो पैसिफिक के लिए और ब्रॉडली लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए पॉजिटिव है। एक स्ट्रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबल और इंगेज्ड जापान ये सबके इंटरेस्ट में है, लेकिन चैलेंजेस भी रियल हैं। जापान को केयरफुली बैलेंस करना होगा डिफेंस और पैसिफिज्म के बीच, एम्बिशन और कंस्ट्रेंट के बीच, डोमेस्टिक ओपिनियन और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस के बीच। ये टाइट रोप वॉक है, लेकिन अब तक जापान ने ये वॉक रिमार्केबल स्किल से की है। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या जापान का ओएसए एक स्मॉल पायलट प्रोग्राम रहेगा या यह एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बनेगा जो इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रीशेप करे। तो दोस्तों, ये थी जापान की कहानी, पैसिफिज्म से स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी तक, ओडीओ से ओएसए तक, कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट से क्रिएटिव एडेप्टेशन तक। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताएं कि जापान के इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।